Chapter 6, Lines and Angles. So students, in this chapter we will study basic definition and concepts of lines and angles. तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम कुछ टर्म्स और कुछ उनकी डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ेंगे आज, और जिसमें हम फर्स्ट है यहाँ पर लाइन। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर लाइन इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे लाइन होती क्या है। यहाँ पर अगर हम ये देखें इस तरह से, तो ये क्या है, ये एक लाइन है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि फर्स्ट है, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट, ये हमेशा क्या होता है, ये स्ट्रेट होती है। सेकंड है यहाँ पर, इट हैज नो थिकनेस, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती है, इट हैज नो थिकनेस। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड, इट एक्सटेंड्स इन बोथ साइड्स, इट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और लास्ट है इसमें, इट हैज नो एंड्स, इसका कोई भी एंड नहीं होता है, इट हैज नो एंड्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट, ये हमेशा क्या होगा, ये स्ट्रेट होगी। इसको यहाँ ए और हम इसे बी बोल देंगे। ये हमेशा स्ट्रेट होती है। इट हैज नो थिकनेस, इसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती है। इट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, हम इसे दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। और फोर्थ है यहाँ पर, इट हैज नो एंड्स, इसका कोई भी एंड नहीं होता है। और यहाँ पर अगर हम इसे डिनोट करना चाहें तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, it is denoted by इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। सेकेंड है यहाँ पर रे। रे क्या होती है, व्हाट इज रे? सो स्टूडेंट, यहाँ पर रे की डेफिनेशन है, व्हेन अ लाइन हैज वन एंड इज कॉल्ड अ रे। यहाँ पर एक लाइन है इस तरीके से, ये एक लाइन है जहां पर सिर्फ इसका एक एंड है, वन एंड। व्हेन अ लाइन हैज वन एंड, इसका सिर्फ एक एंड है यहाँ पर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रे। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, इसका एक एंड है, वन एंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये रे हो जाएगी। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, रे को, ये ए है और ये बी है, तो हम इसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय इससे हम रे को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लाइन सेगमेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है, व्हेन अ लाइन हैज टू एंड्स इट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। कोई भी एक लाइन है यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये एक लाइन है जिसके यहाँ पर दो एंड हैं। व्हेन अ लाइन हैज टू एंड्स, एक एंड इसका यहाँ पर है ए और एक एंड इसका यहाँ पर है बी। तो when a line has two ends it is called a line segment। अगर किसी लाइन के दो एंड पॉइंट होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और हम इसको डिनोट किससे करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। यहाँ पर एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट।
लाइन में क्या होता है, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ये एक लाइन है और इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, नो एंड पॉइंट। और रे में क्या होता है, रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड होता है। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन में क्या होता है, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट। और रे में क्या होता है, रे में वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट। सिर्फ यहाँ पर एक एंड पॉइंट है, ये वाला। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दो एंड पॉइंट होते हैं, टू एंड पॉइंट। यहाँ पर ए और बी दो एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट में, रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट है, ए। और यहाँ पर लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर किसी प्लेन सर्फेस पर बहुत सारी लाइन है तो वो इंटरसेक्ट होंगी या फिर नॉन इंटरसेक्ट होंगी। यहाँ पर लाइन कैन बी टू टाइप्स, आइदर इंटरसेक्ट और नॉन इंटरसेक्ट। अगर यहाँ पर कोई भी लाइन है इस तरीके से, तो ये क्या है, ये लाइन L है और ये लाइन M है, ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट, हम इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन लाइन। और अगर ये यहाँ पर इस तरीके से होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी, या तो फिर ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इसको हम पैरेलल लाइन में बोल सकते हैं, लाइन L और लाइन M, या तो फिर ये पैरेलल होगी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट, collinear and non-collinear points. If three or more points lie on the same line, they are called collinear points. Otherwise, they are called non-collinear points. अगर कोई भी कोई भी तीन पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पर है, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। और अगर एक ही लाइन पर नहीं है वो तीन पॉइंट, तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर थ्री पॉइंट है, यहाँ पर ए और यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सी, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये सेम लाइन पे है, ए बी और सी, तो ये कैसी पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स हैं यहाँ पर। और अगर एक एग्जांपल और देखिए इस तरीके से, अगर कोई पॉइंट P यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है Q और एक पॉइंट यहाँ पर है R, तो क्या ये P Q R सेम लाइन पर है, ये सेम लाइन पर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोई भी थ्री पॉइंट अगर सेम एक लाइन पर लाई करते हैं, एक ही लाइन पर आते हैं, तो वो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर वो एक ही लाइन पर नहीं आती है तो वो क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। Angles, when two rays are originated from same points, an angle is formed. कोई भी जब दो रे एक ही पॉइंट से निकलती हैं तो वहां पर एक एंगल फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ से दो रे निकल रही है इस तरीके से, और एक यहाँ से, तो यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, एंगल।
ये एक पॉइंट है, यहाँ से दो रे निकल रही है, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होगा, तो ये होता है यहाँ पर एंगल। यहाँ पर जो इसके कॉर्नर पॉइंट है इसे कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स यहाँ पर, वर्टेक्स के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं द कॉर्नर पॉइंट is called vertex. यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से दो रे निकल रही है, यहाँ पर जो एंगल, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होगा, और ये जो यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है और यहाँ पर ये एंगल है। यहाँ पर एक टर्म और यूज होती है जहाँ पर, जिसको हम कहते हैं आर्म्स। आर्म्स क्या होते हैं यहाँ पर हम इसको बोलेंगे द रेस मेकिंग एन एंगल इज कॉल्ड आर्म्स। वो रेस जिनसे एंगल बन रहा है उसे कहते हैं आर्म्स। तो यहाँ पर ये हो गया एंगल, यहाँ पर जो यहाँ इसको बोलेंगे एंगल, जो एक पॉइंट से दो रेस निकल रही है, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। और जो ये कॉर्नर पॉइंट है इसको बोलेंगे वर्टेक्स, इसको बोलेंगे यहाँ पर एंगल, और आर्म्स होंगी द रेस मेकिंग एन एंगल इज कॉल्ड आर्म्स। जो रेस यहाँ पर एंगल बना रही है उसको बोलेंगे आर्म्स। तो यहाँ पर ये आर्म हो गई एक, और ये सेकेंड आर्म। नेक्स्ट यहाँ पर है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल्स में फर्स्ट है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ये अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। एक्यूट एंगल यहाँ पर इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, या फिर इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, यहाँ पर 0 डिग्री से कम होता है, सॉरी 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है। यहाँ पर अगर हम इसे देखें इस तरीके से कुछ, अगर यहाँ पर 0 है और ये यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो जो ये एंगल बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 90 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्यूट एंगल। सेकेंड है यहाँ पर राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, इस तरीके से एंगल बनेगा इसका। जो यहाँ पर एंगल ये होगा 90 डिग्री, तो ये कैसा एंगल है, ये राइट एंगल है। तो जो यहाँ पर जो राइट एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो यहाँ पर बनेगा, अगर हम यहाँ पर इस तरीके से बनाएं,
जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का एंगल बनेगा ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ये 0 डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ये 0 डिग्री है और ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ये 90 से ज़्यादा है, और इसे हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ 0 है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक है 180 डिग्री। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल जो बन रहा है ये यहाँ पर 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 से कम है। तो हम ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ले सकते हैं यहाँ पर कि ये ऑब्ट्यूज एंगल जो है 90 डिग्री से ग्रेटर है, 90 से बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से ये छोटा है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जो यहाँ से 0 डिग्री और ये 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में यहाँ पर 0 डिग्री, ये 90 डिग्री था यहाँ पर, और ये 180 डिग्री, ये 180 था यहाँ पर 90 डिग्री, और ये यहाँ पर 0 डिग्री। जो रिफ्लेक्स एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्स एंगल। अगर हम इधर इस तरफ देखें ये एंगल, तो ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, यहाँ से यहाँ तक एंगल है वो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल में इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। जो यहाँ रिफ्लेक्स एंगल है ये 360 से छोटा होता है और 180 से ग्रेटर है, 180 से ही बड़ा होता है रिफ्लेक्स एंगल। अभी आपने फर्स्ट पढ़ा था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल भी क्या था, एक्यूट एंगल इस तरीके से था, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा था ये एक्यूट एंगल था। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखें तो ये क्या है, यहाँ तक ये यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, when sum of two angles is equal to 90 degree then they are called complementary angle। अगर कोई भी दो एंगल है दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है तो वो कैसे एंगल होंगे, वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक एंगल है यहाँ पर ABC, जो यहाँ पर एंगल है ये है यहाँ पर 60 डिग्री, और एक एंगल है यहाँ पर PQR 30 डिग्री। ABC जो एंगल है वो 60 डिग्री है और PQR यहाँ पर जो एंगल है 30 डिग्री है। अगर हम इन दोनों एंगल का सम करें 60 प्लस 30 तो कितना होगा, 90 डिग्री। तो जो ABC और PQR होंगे कैसे एंगल होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर
When sum of two angles is equal to 180 degree, then they are called supplementary angles. अगर कोई भी दो एंगल हैं दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं कि कोई भी एक एंगल है यहाँ पर 120 डिग्री, ए बी सी यहाँ पर एक एंगल है 120 डिग्री और एक एंगल हमने यहाँ पर लिया पी क्यू आर 60 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी क्यू आर दोनों एंगल का सम करें तो ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 60 180। तो दो एंगल का सम अगर 180 है तो वो कैसे एंगल होंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अगर हम यहाँ पर एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी क्यू आर करें तो कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के इक्वल अगर एंगल होंगी दो एंगल का सम तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, जैसे फर्स्ट यहाँ पर 60 डिग्री है एक एंगल और एक 30 है, तो अगर हम यहाँ पर एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी क्यू आर यहाँ पर लिखें तो ए बी सी कितना है 60 डिग्री प्लस पी क्यू आर है 30 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का सम हो गया 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री के इक्वल है दोनों एंगल का सम तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, और अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर adjacent angles. Two angles are called adjacent angles when they have common vertex, one common arm and don't overlap. कोई भी दो एंगल को हम एडजस्ट एंगल तब कहेंगे अगर वहाँ पर कॉमन वर्टेक्स है, उसकी कॉमन आर्म है और वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एंगल लेते हैं यहाँ पर हमने एक एंगल लिया ए बी सी, अगर हम यहाँ पर इसको डी बोल देते हैं और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बन रहा है एंगल एक्स, और यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बन रहा है एंगल वाई। तो यहाँ पर एंगल एक्स है ये ए बी डी, ये एंगल एक्स है और सी बी डी यहाँ पर एंगल वाई है। तो एंगल एक्स और एंगल वाई यहाँ पर ये दो एंगल है, इनको एडजेसेंट एंगल हम कह सकते हैं। कब कहेंगे जब हम ये तीनों यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड डोंट ओवरलैप ये देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए कॉमन वर्टेक्स, क्या इन दोनों एंगल में कॉमन वर्टेक्स है? हाँ, यहाँ पर एक कॉमन वर्टेक्स है, ये यहाँ पर ये कॉमन वर्टेक्स भी है और यहाँ पर सेकेंड है वन कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो कॉमन आर्म यहाँ पर बी डी एक कॉमन आर्म है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। थर्ड देखिए डोंट ओवरलैप, ओवरलैप नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर ए बी डी और सी बी डी ये ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर एंगल एक्स और एंगल वाई यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लें कुछ इस तरह का, इसको हमने बोल दिया ए बी सी और ये हो गया यहाँ पर डी। अगर हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर एक एंगल x है, एंगल x, और एक एंगल यहाँ से यहाँ तक ये है एंगल y, क्या ये एडजेसेंट एंगल होगा? तो आप यहाँ पे फिर तीनों कंडीशन देखिए। कॉमन वर्टेक्स, क्या यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स है? यहाँ पर ये बिल्कुल कॉमन वर्टेक्स है। यहाँ पर वन कॉमन आर्म, क्या यहाँ पर कॉमन आर्म है? तो यहाँ पर एक यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म, यहाँ पर ए बी सी और ये डी,
यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स क्या है, E है। वन कॉमन आर्म क्या है, ABD जो एक एंगल X है, और ABC यहाँ पर जो एंगल Y है, यहाँ पर एक कॉमन आर्म है यहाँ पर AB। ये कंडीशन सेटिस्फाई। अब तीसरी देखिए, थर्ड है यहाँ पर एंड डोंट ओवरलैप, अब यहाँ पर ओवरलैप कर रही है, तो इसलिए ये यहाँ पर एडजस्ट एंगल नहीं होगा। ये यहाँ पर एडजस्टेड एंगल है और ये यहाँ पर एडजस्टेड एंगल नहीं है। हम यहाँ पर अब नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजेसेंट एंगल। When two angles are adjacent, then their sum is always equal to the angle formed by the two non-common arms. अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं इसका फिगर, फिर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पर A, B, C और D। अगर हम यहाँ पर एक एंगल लेते हैं, एंगल X यहाँ पर है, ये एंगल X है और ये एंगल Y है, तो ये एंगल X और एंगल Y ये कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। अब यहाँ पर एक एंगल अगर हम और देखें, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, इसको हम बोल देते हैं एंगल Z। एंगल X से जो ABD है, एंगल Y जो है वो CBD है, और जो एंगल Z है वो ABC है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है when two angles are adjacent, यहाँ पर दो एंगल एडजेसेंट हैं, एंगल X और एंगल Y, तो जो इनका सम होगा एंगल X प्लस Y, एंगल X प्लस एंगल Y, यानी कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, तो जो यहाँ पर नॉन कॉमन आर्म मीन्स AB और BC नॉन कॉमन आर्म है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है यानी एंगल Z वो इसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू एंगल Z।